गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था वाटर रिसोर्सेज का। अब एक बार वैसे तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक बार इसका ओवरव्यू देख लीजिएगा। वाटर रिसोर्सेज क्या होता है? जो रिसोर्सेज हमें अर्थ के ऊपर वाटर से रिगार्डिंग पाए जाते हैं उन सभी को वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। अब वाटर जो है इंक्लूड किया जाता है, जो उसका यूज़ किया जाता है उसका हमारे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, हाउस होल्ड हो गया। इसके अलावा रिक्रिएशनल और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वर्चुअली हम देखते हैं जो वाटर है, ह्यूमंस जो है यूज़ करते हैं, जो वाटर यूज़ करते हैं वो फ्रेश वाटर को यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है आपका, हम वाटर रिसोर्सेज को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सरफेस वाटर रिसोर्सेज और सेकंड आता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। सरफेस वाटर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपके क्या है, अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज हो जाएंगे वो सारे के सारे सरफेस वाटर रिसोर्सेज हो जाएंगे। जैसे आपका रिवर आ गया, पॉन्ड आ गया, लेक आ गया, कैनाल्स आ गए, सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, सरफेस वाटर रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, जो आपके अर्थ सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें आपका अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या मतलब, जो आपके अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाएगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आ जाएगा। अब इसमें आपका वाटर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है। अब इसमें क्या है आपका, इसमें दिखाया गया है कि अर्थ के ऊपर टोटल जो वाटर है वो 100% है। 100 के अंदर से 99% सलाइन वाटर जो ओशियंस के अंदर पाया जाता है, जो 3% है वो आपका फ्रेश वाटर है। फिर हम उस फ्रेश वाटर के अंदर से बात करते हैं। उस फ्रेश वाटर के अंदर 68.7%, अगर हम फ्रेश वाटर को पूरा 100% मारकर चलते हैं, उस 100% के अंदर से 68.7% सिर्फ आइस कैप्स और ग्लेशियर के रूप में हमारा जमा हुआ है, और जिसके अलावा 30.1% आपका किसके अंदर आ जाएगा, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, और 0.9 आ जाता है आपका दूसरे जो रिसोर्सेज आ जाते हैं उनकी फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं आपका सरफेस, जो ऊपर सरफेस वाटर पाया जाता है जो 0.9% है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो 0.9% को 100% मानकर चलते हैं, उसके अंदर से 87% आपका लेक्स की फॉर्म में पाया जाता है, 11% स्विम्स की फॉर्म में, और सिर्फ 2% आपका रिवर्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये एक तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है आपका जो वाटर है उसका। ठीक है, फिर आता है जो वाटर हमारे पास है, हम उसका इरिगेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं, उसकी डिमांड क्यों है इरिगेशन के लिए। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी रेनफॉल अगर टाइम कहीं पर ज़्यादा हो रही है कहीं पर कम हो रही है, तो हमें क्रॉप्स लगाने के लिए या एग्रीकल्चर करने के लिए हमें किसकी, रेनफॉल की ज़रूरत रहती है। सेकंड, सीजनल रेनफॉल। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पर आपका सीजन आता है, जो आपका मानसून सीजन आ जाएगा, तो उस टाइम पीरियड पे ही यहाँ पर क्या मिलेगी, रेनफॉल होती है। या फिर आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, वहीं उसी टाइम पीरियड पे आपको यहाँ पर रेनफॉल मिलती है। बाकी जो टाइम पीरियड है ईयर के, वहाँ उस टाइम पीरियड में इरिगेशन के लिए हमें वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। फिर आता है आपका हाई टेम्परेचर कॉजेज मोर इवेपोरेशन। जिन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है, उस जगह पर आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ज़्यादा पानी यूज़ होगा, और पानी यूज़ होगा तो ऑफकोर्स हमारे इरिगेशन के लिए हम डिमांड करेंगे वाटर की। टू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जो आपकी वो क्रॉप्स जिनके अंदर हमें क्या है, पानी की ज़्यादा क्वांटिटी डालनी पड़ती है। जैसे कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनमें हमें क्या है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे राइस हो गया, जूट हो गया, इनमें हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिसके लिए हम उन क्रॉप्स को उगाने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर की, इरिगेशन की हम हेल्प लेंगे। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन। अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ की इंक्रीमेंट करनी होती है तो हमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो हमें क्या है, वाटर की ज़रूरत होगी। तो हमारे पास रेनफॉल इतनी क्वांटिटी में नहीं होती, जिसकी वजह से हमें इरिगेशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट आता है टू क्रॉप इन ड्राई सीजन्स। अब ड्राई सीजन्स जैसे समर टाइम पीरियड है, समर टाइम पीरियड के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होती है और यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो जिसकी वजह से एक तरह से ड्राई सीजन हो गया। इस ड्राई सीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, इरिगेशन की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं टू इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस
जब 1960s के मिड के अंदर आपके ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उस टाइम पीरियड पर हाई वैरायटी के सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स, ये सभी चीज़ें हमें क्रॉप्स के अंदर डालनी पड़ी थी, और उनको प्रॉपर फॉर्म में रूट्स तक पहुंचाने के लिए या उनको और ज़्यादा प्रोडक्शन देने के लिए हमें क्या करना पड़ा, वाटर की हेल्प लेनी पड़ी, और जिसके लिए हमें इरिगेशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो वाटर की करंट सिचुएशन क्या है। जो वाटर की करंट सिचुएशन है वो हाई डिपेंडेंट है हम किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। इसके अलावा ओवर एक्सटेंशन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, हम ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन के लिए। अनकंट्रोल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी जो हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है लैंड का, वो अनकंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। नेग्लेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड सिस्टम इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी हमने क्या किया, चाहे आप इरिगेशन के लिए ले लो, या फिर आप क्या है, चाहे आप एग्रीकल्चर के ले लो, हमने क्या किया, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड था किसी भी चीज़ का, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और हमने क्या किया, मॉडर्न थिंग्स के ऊपर यूज़ करना शुरू कर दिया। इसके अंदर चाहे हम इरिगेशन के बेसिस पे लें, तो हम पहले क्या करते थे, वाटर को स्टोर करके हम यूज़ करते थे। यहाँ पर क्या किया, वाटर को स्टोर नहीं करते हम। नेक्स्ट, इन इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, यानी हमने क्या किया, मतलब जिन एरियाज़ के अंदर हमें क्या था, पानी नहीं जा रहा था या रेनफॉल प्रॉपर फॉर्म में नहीं थी, वहाँ पर हमने क्या किया, इसको वाटर मैनेजमेंट और वाटरशेड डेवलपमेंट को हमने वहाँ पर डेवलप करना शुरू कर दिया, ताकि वहाँ पर क्या पहुँच सके, पानी की अवेलेबिलिटी कराई जा सके। नेक्स्ट, अमर्जिंग वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम्स, यानी आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो वाटर क्वालिटी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। किस तरह से, पर्सन्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो रेन, कोई भी चीज़ आ जाए, रिवर आ जाए या कुछ भी जिसमें वाटर रिसोर्सेज होते हैं, उनके अंदर क्या है, कूड़ा कचरा डाल देते हैं, या फिर जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से वाटर की जो क्वालिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। फिर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, हमें वाटर कंजर्व किस तरह से करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर इंडिया के अंदर ये सोचा गया कि 2025 तक हम क्या कर सकते हैं, वाटर की क्वालिटी को या उसके कैटेगरी को हम प्रॉपर फॉर्म में ठीक करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर डोमेस्टिक यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट, इफेक्टिव एग्रीकल्चर यूज़ होना चाहिए, मतलब प्रॉपर फॉर्म में उसका एफिशिएंट हम एग्रीकल्चर में वाटर का यूज़ करें। नेक्स्ट, डिसलाइनेशन ऑफ मैराइन वाटर, यानी जो मैराइन वाटर है उसकी जो सैलिनिटी है उसको हमें कम करना चाहिए। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना चाहिए, ताकि फॉरेस्ट की वजह से रेनफॉल को हम और ज़्यादा बेटर बना सकें। ठीक है, यानी रेनफॉल का जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ कर सके। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर, यानी जो इंडस्ट्रियल वाटर है उसको रिसाइकिल करके हम दोबारा से उसको यूज़ कर सके, उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग। नेक्स्ट रहता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन, जो वेस्ट वाटर है उसको हम ट्रीट करें ताकि हम जो वाटर पोल्यूशन है उसको अवॉइड कर सके और एक्वेटिक और हमारी लाइफ को सेव कर सके। फिर आता है वाटर एक्ट 1974 के अंदर स्टार्ट किया गया था। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर स्टेप्स उठाए थे जो कि रिवर को और वाटर को पोल्यूट होने से बचाने के लिए चलाए गए थे, जिसका इफ़ेक्टिव मतलब इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है, तो वाटर एक्ट 1947 के अंदर जो चलाया गया था उसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट जो है 1986 के अंदर चलाया गया। दोनों के दोनों हमारे अनसक्सेसफुल रहे थे। क्यों अनसक्सेसफुल रहे थे, क्योंकि हमारे इस टाइम पीरियड में 2251 जो आपकी इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज रिवर की जो बैंक्स थे वहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो क्या पोल्यूट होना शुरू हो गया। तो इस वजह से जो आपके वाटर एक्ट्स थे वो क्या हो गए, अनसक्सेसफुल रहे। इसके अलावा वाटर केस एक्ट जो 1977 के अंदर स्टार्ट किया गया था, इसमें क्या हुआ कि पोल्यूशन से बचाने के लिए किया गया था, पर यहाँ पर भी इतना पब्लिक को अवेयर करना चाहते थे, पर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि पब्लिक ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जिसका रिजल्ट क्या मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया शुरू में, और फिर बाद में जब ध्यान देना शुरू किया तो यहाँ पर पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस किया गया। और इसके अलावा एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ थी और इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज था उसको भी रिड्यूस करने के लिए हेल्प करनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट आता है
रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, जब हम वाटर को कैप्चर करते हैं और साथ के साथ जो रेन के थ्रू होने वाला जो वाटर है उसको हम स्टोर करके हम उसको अंडरग्राउंड या फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए जब उसको यूज़ करते हैं उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है। ठीक है। फिर वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है, प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन जो कम्युनिटीज़ हैं उन तक वाटर बॉडीज़ के हेल्प से वाटर पहुंचाने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो आपका वेजिटेशन और वाटर के साथ जो लैंड वहाँ पर आपका क्या है वाटर प्रोवाइड करने का काम करता है, और इसके अलावा वहाँ पर उन सभी को एक तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। जो वाटरशेड मैनेजमेंट है ये रिड्यूस करता है आप और अवॉइड करता है नेग्लेक्टेड जो अंडरग्राउंड वाटर और डैम्स डाउनस्ट्रीम्स इफेक्ट्स है जो उनको नेग्लेक्ट करने का काम करता है। फ्रेश वाटर को इंक्रीज करने का काम करता है और साथ के साथ अंडरग्राउंड वाटर को भी इंक्रीज करने का काम करता है, और जो इसके अलावा जो आपकी अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी इम्प्रूव करने की में हेल्प करता है। ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इस चैप्टर का ये आपका एक ओवरव्यू था। इसको एक बार बुक के अंदर से प्रॉपर फॉर्म में पढ़ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना। ठीक है।